नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले हम आज बात करेंगे कैसरगंज की, जहां कैसरगंज से बीजेपी ने आज अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रियम पाठक। सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों और कयासों के बीच अब बीजेपी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। बीजेपी ने केसरगंज सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को बतौर प्रत्याशी इस सीट से उतारा है। कल करण भूषण शरण सिंह इस सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे, क्योंकि कल नामांकन की आखिरी तारीख है। इससे पहले लगातार विपक्ष की तरफ से इस सीट पर सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर क्यों नहीं बीजेपी इस सीट पर अपने प्रत्याशी की आधिकारिक रूप से पुष्टि कर रही है। आज बीजेपी ने, चूंकि कल नामांकन होना है, उससे ठीक एक दिन पहले इस सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। जो करण भूषण सिंह हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं, उनको बतौर प्रत्याशी बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो रायबरेली सीट पर भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। कौन है वो प्रत्याशी, बता रहे हमारे संवाददाता राजू तिवारी। कसमकस के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारी का पत्ता खोल दिया है। बता दें कि रायबरेली से मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है और इस लंबे अरसे से लंबा कयास लगाया जा रहा था, बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही थी। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने अपना पत्ता नहीं खोला है और अपने उम्मीदवारी को लेकर किसी प्रकार की कोई बात या आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में रहे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाते हुए अपना पत्ता खोल दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा। बता दें कि जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी लंबी रणनीति तैयार कर रही थी और समीकरण के तौर पर यहां उम्मीदवार पेश करेगी, उसी के तहत देखा गया कि उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाकर यहां से घोषित किया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो ये यहाँ रायबरेली का रण है, इस रण में कौन जो है इनके सामने अपनी उम्मीदवारी लाता है, यानी कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से लंबे अरसे से कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा और कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, तो उस पर अब विराम लग गया है। एक खेमे से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यानी उम्मीदवार घोषित करके ला दिया गया है और इसमें साफ तौर पे बता दें कि दिनेश प्रताप सिंह लंबे अरसे से एक बड़ी तैयारी कर रहे थे और उनके द्वारा रणनीति तैयार किया जा रहा था। साफ तौर पर उन्होंने पहले भी ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार रायबरेली में कमल खिलाने की बात की है और कमल खिलाया जाएगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से मंत्री दिनेश प्रताप सिंह कितनी मजबूती से रायबरेली के रण में अपनी भूमिका अदा कर यहां पर कमल खिलाएंगे। ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने एक लिस्ट जारी की है। क्या कुछ खास है इस लिस्ट में, बता रहे हमारे संवाददाता आसिफ बेग। प्रमुख मायावती ने 6 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर इंडिया गठबंधन और बीजेपी की टेंशन बढ़ाई है। इस सूची में संत कबीर नगर, कैसरगंज समेत 6 सीटें शामिल है। हालांकि आजमगढ़ जिले से बसपा प्रमुख मायावती ने तीसरी बार प्रत्याशी चेंज किया है। आपको बता दें कि आज बसपा प्रमुख मायावती ने 6 प्रत्याशियों की सूची जारी किया है, जिसमें संत कबीर नगर की बात करें तो यहाँ पर नदीम अशरफ को प्रत्याशी घोषित किया गया है। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने पप्पू निषाद को प्रत्याशी घोषित किया है। ऐसे में कहीं न कहीं संत कबीर नगर जिले में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ कैसरगंज सीट पर बसपा प्रमुख मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। यहां पर नरेंद्र देव को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ सीट पर मुस्लिम चेहरों को उतारकर कहीं न कहीं एक बार फिर से सपा की टेंशन बढ़ाई है। यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी ताल ठोक रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती ने सूची जारी की है, कहीं न कहीं
सपा और बीजेपी की टेंशन भी बढ़ी है। अब देखना यह होगा कि जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं वह चुनावी बैतरणी किस तरह पाल लगाते हैं, जनता इनको कितना पसंद करती है, यह आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। मैनपुरी में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने जनसभा को संबोधित किया है। क्या कुछ खास मायावती ने कहा है इस जनसभा में, बता रहे हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आज मैनपुरी के क्रिश्चियन मैदान में समाजवादी पार्टी के गढ़ में भरी हुंकार। जी हां, आपको बताते चले मैनपुरी के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल पार्टियां अपने दमखम से लगी हुई हैं प्रचार में, उसी श्रृंखला में आज मैनपुरी के क्रिश्चियन मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती आज ग्राउंड में पहुंची और जनसभा को संबोधित किया। बीएसपी लोकसभा प्रत्याशी शिव प्रसाद यादव सहित 2 लोकसभा एटा और फिरोजाबाद के तीनों प्रत्याशियों को मतदान के लिए अपील की गई है और उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर आज भी लोग याद करते हैं, क्योंकि यूपी में जितने दंगे और जितनी घटनाएं हुई हैं, हमारे कार्यकाल में एक भी घटना नहीं हुई है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखने के लिए अपने आप को सख्त रखना पड़ता है। तो वहीं उनको बता दें, मुफ्त में जो राशन दे रही है भारतीय जनता पार्टी, मुफ्त में राशन देने के बाद गुलामी की ओर ले जाने की बात कही है। तो वहीं कहा है कि ईडी और सीडी सीबीआई की जो जांचक एजेंसियां हैं, उनका भी भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी सहित कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मैनपुरी में एक जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, बता रहे हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रोड शो निकालकर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह के समर्थन में वोट मांगने की अपील की है। पहले केंद्रीय कार्यालय पहुंचे, केंद्रीय कार्यालय के बाद किस तरह से इस रोड की शुभारंभ किया गया। रोड शो में हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इसमें हुजूम जो देखने को मिला है, जिस तरीके की भीड़ है उमड़ी है योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए। तो वहीं जैसे ही वह बड़े चौराहे से करैल रोड की ओर मुड़े तो लोगों ने छत से उनका फूल बरसा करते हुए उनका स्वागत किया है। चाहे बूढ़ा बुजुर्ग या महिलाएं कोई भी क्यों ना हो, योगी आदित्यनाथ को एक झलक पाने को लेकर हर कोई बेचैन था और उनके दर्शन करने के लिए हर कोई तैयार था। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात की जाए तो उनके कार्यकर्ताओं का हुजूम भी पूरे रोड पर काफिले की तरह देखने को मिला है। फिलहाल ये तस्वीरें जो कि देखने को मिली है पहली बार, क्योंकि लोकसभा चुनाव को बहुत ही मजबूती से भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी सीट को लड़ रही है, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है और समाजवादी पार्टी के गढ़ को खत्म करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने आज जनता से अपील की है कि आगामी 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने वोट का प्रयोग करें। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन, बता रहे हमारे संवाददाता आसिफ बेग। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के फैसले पर अब बवाल शुरू हो गया है। टिकट कटने और काटने को लेकर आज सपा मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन हुआ। जिस तरह से मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर जैसी हॉट सीटों पर टिकट और प्रत्याशियों के चयन को लेकर अभी तक समाजवादी पार्टी में अंतर कला और कंफ्यूजन चल रही थी, लेकिन सुल्तानपुर और श्रावस्ती सीट पर बवाल भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने करीब करीब सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। रॉबर्ट्सगंज और कैसरगंज सीट पर प्रत्याशी उतारने बाकी हैं, लेकिन वही बात करें तो रामपुर, मुरादाबाद की तर्ज पर सुल्तानपुर और श्रावस्ती में भी बगावत और अंतर कला जारी है, वह अभी प्रत्याशियों के चयन को लेकर। सुल्तानपुर की सीट की बात करें तो यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भीम निषाद को प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन कुछ ही दिन बाद भीम निषाद का टिकट काटकर भुआ निषाद को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। इसी के बाद सुल्तानपुर में अंतर कला शुरू हो गई, यहां तक कि भुआ निषाद का पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पुतला भी फूंका। आज सपा मुख्यालय पर भीम निषाद और उनके समर्थक अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। मुलाकात नहीं होने पर
भीम निषाद और उनके समर्थकों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और पार्टी मुख्यालय गेट पर प्रदर्शन कर जमकर गंभीर आरोप भी लगाए। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि भुआ निषाद को प्रत्याशी पद से हटाकर भीम निषाद को प्रत्याशी घोषित किया जाए और साथ ही साथ अगर प्रत्याशी घोषित नहीं किया जाता तो उनका विरोध लगातार जारी रहेगा। हालांकि भीम निषाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिल चुके हैं, जिसको लेकर कहीं न कहीं अखिलेश यादव भीम निषाद के कृत्यों से नाराज भी चल रहे हैं। वहीं अगर बात करें श्रावस्ती के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की, तो आज धीरेन्द्र सिंह के साथ दर्जनों कार्यकर्ता अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे। इन लोगों की भी अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं हो सकी, जिस पर श्रावस्ती जिले के कार्यकर्ता धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किए और समाजवादी पार्टी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। कार्यकर्ताओं का कहना था कि यहाँ पर राम शिरोमणि वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया गया है, जो बसपा से सपा में शामिल हुए हैं, वह कोई काम नहीं करते, उनका टिकट काटा जाए। फिलहाल आज के हुए प्रदर्शन को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्या फैसला लेते हैं, यह आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल गुजरात में प्रचार प्रसार करने पहुंची हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में अब आम आदमी पार्टी की तरफ से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने चुनाव प्रचार अभियान की जिम्मेदारी संभाल रही है। जी हाँ, दरअसल बीते दिनों राजधानी दिल्ली में देखने को मिला साफ तौर पर कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए सुनीता केजरीवाल ने रोड शो करके दिल्लीवासियों से वोट की मांग की। अब सुनीता केजरीवाल गुजरात पहुंची है और वहां पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार किया। बता दें कि गुजरात के भावनगर में आज एक रोड शो के माध्यम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने वोट की अपील की। साथ ही इस दौरान एक बार फिर से सुनीता केजरीवाल भाजपा के खिलाफ आक्रामक तेवर पे दिखाई दी। संबोधन के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जबरन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल रखा है, जबकि अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। साफ कहा जा सकता है कि जहां एक ओर लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान तेज हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में सुनीता केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली है। और इसी का नतीजा है कि पहले दिल्ली और अब गुजरात, तमाम इलाकों में, तमाम मोर्चों पर सुनीता केजरीवाल अब पूरी जिम्मेदारी निभाती हुई नजर आ रही है। और इसी का परिणाम है कि अब रोड शो और तमाम प्रचार अभियान के माध्यम से आम आदमी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल वोट की अपील कर रही हैं। खैर, देखना यह होगा कि सुनीता केजरीवाल का ये प्रयास कितना कारगर साबित होता है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में वीआईपी यात्रियों पर रोक लगा दी गई है। क्यों लगाई गई है रोक, बता रहे हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। यात्रा 10 मई से शुरू हो जाएगी और इससे पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रियों की यात्रा सुगम बनाने के लिए लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के तहत 15 दिन तक जो शुरुआती दिन होंगे उसमें वीआईपी दर्शन और वीआईपी आरती को पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, ताकि जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं तो उन्हें भेदभाव न नजर आए और साथ साथ जो परेशानियां वहां पर उठानी पड़ेगी वीआईपी दर्शन के कारण, वो ना उठानी पड़े। क्योंकि ये माना जा रहा है कि शुरुआती 15 दिन में ही जो अत्यधिक भीड़ है वो चारधाम यात्रा में पहुंचेगी। तो ऐसे में सभी व्यवस्थाओं पर एक बार नजर मारी जा रही है, सड़कों पर या फिर मूलभूत सुविधाएं। और उसके साथ साथ अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह फैसला लिया है कि वीआईपी दर्शन 15 दिन तक नहीं होंगे। और इसी के तहत जो सुविधाएं हैं वो लगातार समीक्षा की जा रही है अधिकारियों द्वारा। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो चारधाम यात्रा होगी 2024 की, वो यात्रियों के लिए सुगम होगी और यादगार होगी। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष सुनियाल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड में मॉक ड्रिल करवाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। राज्य अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है। जोन 5 के क्षेत्र में आने से उत्तराखंड राज्य में भूकंप या जो प्राकृतिक आपदाएं वो सबसे ज्यादा आती है। ऐसे में एहतियात के तौर पर बचाव राहत के काम सबसे ज्यादा जल्दी यहाँ पर हो सके, उसके लिए लगातार प्रशासन हरकत में आता रहता है। आज बड़ी तरह से मॉक ड्रिल यहाँ पर की गई है। यानी राज्य में अगर
तीव्रता का भूकंप आता है, जिससे कई लोग हताश होने की खबरें आ सकती है। तो ऐसे में उनसे कैसे बचाव काम यहाँ पे किया जा सकता है, कैसे कम से कम समय में लोगों को बचाया जा सकता है, उन सब चीजों का अभ्यास यहाँ पर किया जाए। यानी चिन्हित, चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो या भी ऐसे इलाके हो, उन जगहों पर कैसे राहत बचाव के काम तेज गति से किए जा सकते हैं, उसको लेकर यहाँ पर अपने पूर्वाभ्यास यहाँ पर किया गया। इसमें एसडीआरएफ की टीमें भी शामिल थी, पुलिस प्रशासन की टीमें भी शामिल थी, राहत बचाव की टीमें भी शामिल थी। विशेष रूप से कि लगातार हिल टॉप के माध्यम से भी एक्सरसाइज होती रही है। कोशिश यही है सरकार और प्रशासन की कि राज्य में अगर इस तरह की आपदाएं आती है, प्राकृतिक कोई भी आपदा है, तो लोगों को बचाया जा सके और उसके लिए जो रेस्पॉन्स टाइम है वो सबसे कम यहाँ पर हो, उसके लिए कोशिश लगातार होनी चाहिए। कैमरामैन अपना साथ अभय कैंपुरा, इंडिया वाइड। तो वहीं उत्तराखंड में 900 से ज्यादा हेक्टेयर वन जलकर खाक हो गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। वन अग्नि की समस्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर 24 घंटे की बात करूं, 40 घटनाएं नई सामने आई, जिसमें से 46 हेक्टेयर जंगल एक बार फिर जलकर राख हो गया है। और इसमें से अगर मैं बात करूं तो 26 घटनाएं गढ़वाल की है और बाकी 14 घटनाएं कुमाऊं क्षेत्र की है। और सबसे ज्यादा नुकसान जहां पहुंच रहा है वो कुमाऊं क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, लेकिन जो गढ़वाल रीजन है वो भी इसकी जद में आ रहा है। क्योंकि अगर पूरे प्रदेश की घटनाओं की बात करूं अब तक, तो 700 से अधिक जो घटनाएं हैं वो देखने को मिली है और 900 से अधिक जो हेक्टेयर है जंगल वो जलकर राख हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो निजी संपत्ति है और जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचता हुआ लगातार नजर आ रहा है। और हर साल यही समस्या उत्तराखंड में देखने को मिली है, लेकिन क्या सरकार के पास कोई प्लान होगा? क्योंकि अभी तो गर्मियां शुरू होगी और आने वाले समय में जो वन अग्नि की समस्या है वो और बढ़ने वाली है। तो ऐसे में चुनौतियां बहुत है, कर्मचारियों की बहुत जरूरत है। तो ऐसे में वन विभाग को अपनी कमर कस लेनी चाहिए और इसके संविधान के लिए लगातार कोशिश करनी चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष उनियाल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वाइड। उत्तर प्रदेश के डिप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक आज हमीरपुर के दौरे पर रहे। क्या कुछ खास रहा ब्रजेश पाठक यानी डिप्टी सीएम के इस दौरे पर, बता रहे हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। हमीरपुर महोबा तिंदवारी लोकसभा क्षेत्र से आज हमीरपुर में जो प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जो बीजेपी से उनको टिकट तीसरी बार मिला है, वहीं आज जनसभा संबोधित की गई पुराने तहसील ग्राउंड पर। और वहीं जनसभा पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी आए हुए थे और उन्होंने जनसभा में संबोधन भी किया। इसके बाद जो हजारों के संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे, उनको संबोधन करते हुए उन्होंने कहा है कि इस बार 400 को पार। और जो हमीरपुर के पुष्पेंद्र सिंह चंदेल हैं, जिनको यहाँ से तीसरी बार टिकट मिला है, उनको हाथ उठाकर और संबोधन भी किया। उन्होंने कहा है कि इनको भारी मतों से विजयी बनाइए, कम से कम 5 लाख वोटों के ऊपर इनको विजयी बनाया जाए। इसी को उन्होंने पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को नारा लगाते हुए बोला। और इसके बाद जनसभा समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हमीरपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा लखनऊ के लिए रवाना हो गए। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। दिल्ली में मनीष सिसोदिया ने हाईकोर्ट में याचिका डाली है। ऐसा खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। कथित शराब घोटाले के मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की राउज़वेनी कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि कथित शराब घोटाले में 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में है। हाल ही में उन्होंने अपनी जमानत याचिका को लेकर के एक याचिका राउज़वेनी कोर्ट में दायर की थी, जिसे बीते 30 अप्रैल को कोर्ट ने खारिज कर दी थी। जिसके बाद अब मनीष सिसोदिया ने हाई कोर्ट का रुख किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट इस मामले में कल सुनवाई कर सकती है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को ईडी और सीबीआई दोनों ने गिरफ्तार कर रखा है। दोनों ही भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में वो फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और दोनों ही मामलों से जुड़े इस मामले में मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका लगाई है। देखना यह होगा कि राउज़वेनी कोर्ट के द्वारा खारिज किए जाने के बाद क्या हाई कोर्ट पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पक्ष में फैसला सुनाता है या फिर यहां से भी उन्हें झटका मिलता है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं सुल्तानपुर में एक बार फिर राहुल गांधी की सुनवाई टल गई है। क्यों टली है सुनवाई, बता रहे हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होकर बयान मुलजिम करना था। चूंकि बयान मुलजिम राहुल गांधी ही हैं, इसलिए उन्हें
सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में हाजिर होकर बयान देना पड़ेगा। आपको बता दें, पूरा मामला 6 साल पुराना है, जहां पर कर्नाटक विधानसभा के दौरान उन्होंने एक जनसभा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी। उससे आहत होकर तत्कालीन भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने एक परिवाद दाखिल कराया था, जिसकी सुनवाई लगातार कोर्ट में चल रही है और पिछली तारीख 22 अप्रैल लगी थी। आपको बता दें, राहुल गांधी इस समय जमानत पर चल रहे हैं। उन्हें 25-25 हज़ार की 2 मुचलकों पर जमानत दे दी गई है। पिछली तारीख को भी वो नहीं आए थे, क्योंकि कोर्ट एब्सेंट थी, इसलिए वो नहीं हाजिर हो सके। आपको बता दें, आगामी डेट 2 मई लगा दी गई थी, जो कि आज की डेट है, लेकिन आज भी कोर्ट एब्सेंट है, जिसके कारण आगामी डेट 14 मई लगा दी गई है। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव। वहीं प्रयागराज में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज सुनवाई हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। जन्मभूमि शाही ईदगाह का मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई हुई। मथुरा के इस चर्चित केस की सुनवाई लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है। मुस्लिम पक्ष ने तमाम दलीलें दी थी और ख़ास तौर से जो ये 18 याचिकाएं एक साथ सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में हैं, उसकी पोषणीयता पर सवाल उठाया था। उसके बाद हिंदू पक्ष ने अपने जवाब में तमाम दलीलें पेश की, कुछ साक्ष्य भी पेश किए हैं। कई तारीखों पर सुनवाई हो चुकी है। आज फिर इस पूरे मामले में सुनवाई हुई। कई अलग अलग बिंदुओं पर सुनवाई की। हिंदू पक्ष जहाँ अपनी दलीलें दे रहा है, जहाँ अपने दावे मजबूती से रख रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने न सिर्फ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए साथ ही साथ संभल में बीजेपी नेता का वीडियो वायरल हो रहा है। क्या कुछ खास है इस वीडियो में, बता रहे हमारे संवाददाता सतीश सिंह। आपको पता चले, जनपद संभल में बीजेपी नेता की एक वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में सपा कह रहे हैं कि चुनाव में किस तरीके से धंधाली करनी है। वो बीजेपी कार्यकर्ता को टिप्स दे रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से बूथ पर जाएं और जाने के बाद में जो बूथ पर कर्मचारी बैठते हैं उनसे बात करें और उन्हें रिश्वत देने तक की बात करें। उनसे ये भी कह रहे हैं कि जो पुलिस वाले जाते हैं उन्हें 100 रुपये होमगार्ड के लिए प्रयास में देकर मना लें, क्योंकि जब बूथ पर ज़्यादा भीड़ देखें विपक्ष की, तो विपक्ष के जो लोग हैं वहाँ पर तो वो विपक्ष ज़्यादा वोट ना गिर पाए। इसीलिए जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं बूथ पर लोग बैठे हैं तो उन्हें जो हंगामा शुरू कर दें। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हंगामा ऐसा शुरू करें कि गोली नहीं चलानी है, हथियार नहीं लाना है, कोई लड़ाई नहीं करना, ड्रामा करना है। वहाँ पर धुंध काट दें, वो बलवा जैसा एक माहौल बना दें, जिससे कि लोग जो महिला। मथुरा में क्रूज संचालन के नाविकों ने विरोध किया है। क्यों किया है विरोध, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। यमुना में क्रूज चलाने को लेकर नाविकों ने अपना विरोध दर्ज करा दिया है। बुधवार को क्रूज चलाने के लिए जो कंपनी आई हुई है, उस कंपनी द्वारा केसी घाट वृंदावन पे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा था। इसको लेकर प्लेटफॉर्म जब बनाया जा रहा था तो तमाम नाविक वहां पर इकट्ठे हो गए। जो नाव चलाते हैं उन्होंने इकट्ठे होकर इसका खुलकर विरोध किया। तमाम नारेबाजी उन्होंने करी। उनका कहना है कि क्रूज जब यमुना नदी में चलेगा तो हम नाविकों की रोजी रोटी पर इसका असर पड़ेगा। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये क्रूज जो है हमारी रोजी रोटी पर संकट डालने के लिए। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यू वॉइस। नमस्कार।